हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि एक छोटी सी मजाक में कही हुई बात कितनी बड़ी बन सकती है और उसके कैसे घातक परिणाम हो सकते हैं। ओल्ड बॉय एक ऐसी ही सुपरहिट फिल्म है जिसकी कहानी आपको स्तब्ध कर देगी। कहानी ऐसे शुरू होती है। फिल्म की शुरुआत मीडिया रेस से होती है, जिसमें एक आदमी रस्सी जैसी चीज को पकड़े हुए दिखाई देता है, एक नेक टाई, जिसके द्वारा एक आदमी दूसरे को इमारत के किनारे से लटका रहा है। नेक टाई पकड़े हुए आदमी का नाम ओह डेसू, जिसे चोई मिन सिक ने प्ले किया है, जो दूसरे आदमी को अपनी कहानी सुनने के लिए कहता है। इसके बाद फिल्म 1988 में फ्लैशबैक में जाती है। डेसू एक कोरियाई बिजनेसमैन है जिसकी पत्नी और बेटी है। अपनी बेटी के चौथे बर्थ डेट पर उसे नशे में धुत होने और अव्यवस्थित व्यवहार करने के आरोप में पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया जाता है। वह पुलिस स्टेशन में कई अन्य लोगों को परेशान भी करता है। वह अपनी बेटी के लिए खरीदे गए परी के पंख भी दिखाता है। अंत में उसे अपने पुराने दोस्त जूहवान द्वारा जमानत मिलती है। जब जूहवान डेसू की बेटी और उसकी पत्नी किम जा-ह्यून के साथ फोन बूथ में बात कर रहा होता है, तभी डेसू को अज्ञात लोगों द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। दूसरे सीन में डेसू अगली बार एक किसी निजी जेल में दिखाई देता है जो एक जर्जर होटल के कमरे जैसा दिखता है। उसे 2 महीने तक वहां रखा गया है और उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उसे वहां क्यों या कौन रखा है। उसे दरवाजे के नीचे एक छोटे से हैच के जरिए खाना मिलता है और जब भी वह आत्महत्या करने की सोचता है या जब उसके मालिकों को उसके कमरे में जाने की जरूरत होती है तो उसे बेहोशी के लिए गैस दी जाती है ताकि वो सो जाए। बाहरी दुनिया से उसका एकमात्र कांटेक्ट टेलीविजन है, जिससे उसे एक दिन पता चलता है कि उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। उसकी बेटी को किसी दूसरे ने गोद ले लिया है और वह खुद मुख्य संदिग्ध है। उसके किडनैपर्स ने उससे खून और दूसरी चीजें ली हैं और संभवतः उसे अपराधी के तौर पर फंसाने के लिए क्राइम सीन पर पर्याप्त सबूत छोड़ गए हैं। यही सोचकर वो लगभग पागल और वायलेंट विचार पालने लगता है। अपनी मानसिक स्थिति पर काबू पाने और अपने किडनैपर्स का पता लगाने की कोशिश करते हुए डेसू ने जेल में कई नोटबुक लिख डाला, जिसमें उन सभी लोगों की नाम था जिनके साथ उसने अतीत में गलत व्यवहार किया। हो सकता है, लेकिन वह यह पता लगाने में असमर्थ था कि कौन उससे इतनी नफरत करता है कि उसे इस तरह कैद कर ले। वह हर साल कैद में रहते हुए अपनी बांह पर टैटू बनवाना शुरू कर देता है और खुद को शैडो बॉक्सिंग खुद को ट्रेंड कर लेता है। जेल की दीवारों पर मुक्का मारता है। एक दिन जब उसको खाना मिलता है तब वो तले हुए पकौड़ों में से एक में एक एक्स्ट्रा धातु की चॉपस्टिक होती है, तो वह उसे छिपा देता है और धीरे धीरे दीवारों में से एक में छेद करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। अगले 10 सालों में वह व्यायाम करता है, टीवी पर करंट घटनाओं का देखता रहता है और वो एक दिन आ जाता है जब उसे बाहर की थोड़ी सी दुनिया दिखाई देती है। जब वो एक ईंट निकालता है तब वह काउंट करता है कि भागने के लिए छेद को पर्याप्त बड़ा करने में 1 और महीने लगेंगे। लेकिन उस रात एक अजीब सी घटना होती है। उसे फिर से गैस दी जाती है और एक महिला उसे हिप्नोटाइज कर लेती है। वह बिल्कुल अपरिचित परिवेश में जागता है। जिस तरह से उसे अचानक पकड़ा गया था, उसी तरह से डेसू को एक इमारत की छत पर छोड़ दिया जाता है, जिसे उस जगह पर बनाया गया है जहां वह लापता हुआ था। उसके पास कपड़ों का एक नया सूट और उसकी जेल की डायरी है। दोपहर की चमकीली रोशनी में खुद को ढालते हुए वह एक और आदमी को अपने छोटे कुत्ते के साथ इमारत के किनारे पर बैठा हुआ देखता है। 15 साल में उसने जिस पहले इंसान से बातचीत की तो पता चलता है कि वह आदमी आत्महत्या करने वाला है और डेसू से कहता है, भले ही मैं जानवर से बेहतर ना हो, लेकिन क्या मुझे जीने का अधिकार नहीं है? फिर वह किनारे से कूदने का प्रयास करता है, लेकिन डेसू उसकी गर्दन की टाई पकड़ लेता है, जिससे वह मौत से बच जाता है। डेसू उस आदमी से कहता है कि वह अपनी मौत को टाल दे, क्योंकि वह उसे अपनी कहानी बताना चाहता है, जिस पर वह कहता है क्या? अपनी कहानी सुनाने के बाद डेसू इमारत से बाहर चला जाता है और निराश आदमी कहानी सुनने की अपील को नजरअंदाज कर देता है।
जैसे ही वह सामने के एंट्री गेट से बाहर निकलता है, आत्महत्या करने वाला आदमी डेसू के पीछे एक कार पर गिर जाता है, जिससे वह खुद और अपने पालतू जानवर को मार देता है। डेसू रुक जाता है और उसके चेहरे पे एक बड़ी मुस्कान आती है। शहर की सड़कों पर भटकते हुए डेसू को समझ नहीं आता कि उसे अपनी नई नई मिली आजादी का क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके दुश्मन उसे अपनी पत्नी का हत्यारा बता रहे हैं। जब गुंडों का एक गिरोह उस पर हमला करता है तो उसे पता चलता है कि उसका किया हुआ 10 साल का ट्रेनिंग सफल हो गया है, क्योंकि वह उन्हें केवल अपनी मुट्ठियों से ही खदेड़ देता है। इसके बाद डेसू सड़क पर एक मछली घर में तैरती मछलियों को देख रहा होता है। तभी एक बेघर आदमी आता है और उसे नकदी से भरा एक पर्स और एक मोबाइल फोन देता है। फिर उसकी मुलाकात मीडो से होती है, जिसे कांग हायेजियोंग ने प्ले किया है, जो एक सुशी बार में काम करने वाली लड़की है। वह उसे एक कुकिंग शो से पहचानता है, जिसे वह अक्सर कैद में रहते हुए देखता था, और वह कहती है कि वह भी उसे परिचित लगता है। एक अज्ञात व्यक्ति अपने सेलफोन के जरिए डेसू को कॉल करता है और दावा करता है कि उसने ही उसे कैद किया था। वह बताता है कि यह एक प्रयोग था और डेसू को चैलेंज करता है कि वह आकर उसे खोजे और क्या कारण है इसका पता करे। डेसू बहुत गुस्से में होता है और मीडो से खाने के लिए कुछ जीवित चीज मांगता है और एक पूरा जिंदा स्क्विड निकल जाता है, जिससे मीडो को बहुत झटका लगता है। डेसू तेज बुखार से बेहोश हो जाता है। मीडो को उस पर दया आती है और वह उसे अपने साथ ले जाती है। अपने अपार्टमेंट में डेसू को अपनी कमजोरी का एक पल महसूस होता है और वह मीडो पर सेक्सुअल अटैक करने की कोशिश करता है। वह उसे रोकती है, लेकिन समझती है कि उसने हताशा में ऐसा किया है। वह उससे कहती है कि वह जल्द ही उससे प्यार करेगी और जब वह इसके लिए तैयार होगी वो बताएगी। अगले कुछ दिनों में मीडो कुछ पूछताछ करती है और उसे पता चलता है कि डेसू की बेटी को स्वीडन में एक कपल ने गोद ले लिया है। जब वो जेल में था तब उसके लिए ब्लू ड्रैगन नाम के किसी रेस्टोरेंट से पकौड़े आते थे। ये बात उसे तब पता चली जब उसने किसी दिन गलती से डिलीवर हुए रेस्टोरेंट के बिल में देख लिया था। डेसू ब्लू ड्रैगन नाम वाले कई चीनी रेस्टोरेंट में जाता है ताकि यह पता लगा सके कि वह कौन सा रेस्टोरेंट है। जब उसे आखिरकार सही रेस्टोरेंट मिल जाता है, जिसका नाम मैजिक ब्लू ड्रैगन है, तो वह डिलीवरी बॉय के कॉल पर उसका पीछा करता है और जेल को ढूंढ लेता है। वहां पहुंचकर वह जेल के मैनेजर मिस्टर पार्क को ढूंढता है और उसे बांध देता है और उसे एक हथौड़े से उसके दांत उखाड़कर यातना देता है। मिस्टर पार्क उसे टेप रिकॉर्डिंग दिखाता है, जिसमें से एक पर उसका नाम है। रिकॉर्डिंग से डेसू को पता चलता है कि यह एक तरह की सुविधा है जिसमें वो लोग किसी को भी एक निजी जेल में बंद कर सकते हैं। उसके किडनैपर्स ने उसे 15 साल के लिए जेल में बंद कर दिया था और यह भी सुझाव दिया था कि अगर वह पागल हो जाए तो उसे कौन सी दवाइयां दी जाएंगी। जेल से बाहर निकलते समय जेल के गार्ड डेसू पर हमला कर देते हैं, लेकिन वह अपने हथौड़े और अपनी नंगी मुट्ठियों से ही उन सभी से लड़ता है। हालांकि उसके पीठ में छुरा घोंप दिया जाता है। गंभीर रूप से घायल डेसू को एक आदमी टैक्सी में बिठाता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वूजिन है जो उसको फॉलो कर रहा है। वह आदमी टैक्सी को मीडो के सटीक पते पर पहुंचा देता है और बताता है कि वह डेसू का किडनैपर्स है, लेकिन डेसू अपनी कमजोर अवस्था में कुछ नहीं कर पाता। घर वापस आकर मीडो उसे स्वस्थ करने के लिए उसकी देखभाल करती है। डेसू अपने पुराने दोस्त जूहवान से मिलने उसकी इंटरनेट शॉप में जाता है और उसके लिए टेप रिकॉर्डिंग चलाता है। जूहवान आवाज को पहचान नहीं पाता, लेकिन मीडो के ऑनलाइन चैट दोस्त खुद को एवरग्रीन कहने वाले व्यक्ति को पहचानने में सफल हो जाता है। वे एक चैट शुरू करते हैं और एवरग्रीन डेसू को बधाई देता है क्योंकि उसकी पत्नी की हत्या का मामला खारिज हो गया है। डेसू घर लौटता है और मीडो से हिंसक तरीके से और जानकारी मांगने की कोशिश करता है। उसे अभी भी लगता है कि वह एवरग्रीन के साथ काम कर रही है। अचानक जूहिवान कॉल करता है और कहता है कि उसने एवरग्रीन की यूजर आईडी को ट्रैक कर लिया है और मालिक का डिटेल्स मिल गया है। मालिक का नाम सुडेओ है और एक पता भी है।
डेसू को पता चलता है कि ये मीडो के अपार्टमेंट के सामने वाली बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट है। वह भागता है, अपार्टमेंट की जांच करता है और आखिरकार अपने किडनैपर्स वूजिन, जिसे यूजी ताई ने प्ले किया है, डेसू हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सहयोगी द्वारा उसे सेव कर लिया जाता है। वूजिन डेसू से कहता है कि वह उसे नहीं मार सकता, क्योंकि अगर वह ऐसा करता है तो वह कभी नहीं जान पाएगा कि उसे क्यों कैद किया गया था, और अगर वह यातना देने की कोशिश करता है तो अपने सीने में सर्जरी द्वारा लगाए गए पेसमेकर का रिमोट डीएक्टिवेट कर देगा। वूजिन डेसू के साथ एक खेल खेलने की पेशकश करता है। वो कहता है उसे पता लगाना होगा कि अगले 5 दिनों में उसके साथ ये सब क्यों हुआ। अगर वह असफल होता है तो 5 जुलाई को मीडो की मौत हो जाएगी। अगर वह सफल होता है तो वूजिन खुद को मारने का वादा करता है। डेसू घर की ओर भागता है और देखता है कि मिस्टर पार्क और उसके गुंडों के गिरोह ने मीडो को पकड़ लिया है और उसका यौन शोषण किया है। डेसू के साथ मारपीट की जाती है और मिस्टर पार्क डेसू पर भी क्रूर अत्याचार करने वाला होता है। तभी मिस्टर हान, जो कि वूजिन का सहयोगी है, दरवाजे पर आता है और मिस्टर पार्क को पैसे से भरा सूटकेस देता है। पार्क उसे ले लेता है और जाते समय डेसू पार्क के हाथ काटने की धमकी देता है। डेसू और मीडो अपार्टमेंट से निकल जाते हैं। रास्ते में वे एक दूसरे के करीब आते हैं और मीडो संकेत देती है कि वह प्यार करने के लिए तैयार है। आपस में प्यार करने के बाद वो देखते हैं कि उनके कमरे में एक पैकेट है, इसमें मिस्टर पार्क का कटा हुआ हाथ है। डेसू को पता चलता है कि वूजिन उसके द्वारा कहे गए हर शब्द को सुन सकता है, इसीलिए उसने उसे परेशान किया होगा। उन्हें कुछ शक होता है और वो एक दुकान पर जाते हैं और उसके जूते से एक तार निकलवाते हैं। अगले दिन मीडो की मदद से डेसू को पता चलता है कि एवरग्रीन उसके पुराने हाई स्कूल के दोस्तों का एक ग्रुप है, जहां उसे यह भी पता चलता है कि वूजिन कभी उसका क्लासमेट था। वह अपने दोस्त जूहवान को बुलाता है, जो इस बात को कंफर्म करता है और बताता है कि वूजिन की बहन, जो उसी समय स्कूल में पढ़ती थी, जिसकी एक एरोटिक इमेज थी, उसने बाद में खुद को मार डाला। हालांकि डेसू पर अब और जासूसी नहीं कर पाने के कारण वूजिन जूहवान की इंटरनेट दुकान पर चला जाता है। तभी डेसू अपने दोस्त को इंटरनेट कैफे में फोन करता है और वूजिन की बहन के बारे में पूछता है। बातचीत में उसका दोस्त वूजिन की बहन के बारे में बोलता है। वो इस बात से अनजान रहता है कि उसके कैफे में वूजिन बैठा है और वो उसका भाई है। वूजिन उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। अपने बहन के बारे में किया गए कमेंट से वूजिन बहुत गुस्से में आ जाता है और वो जूहवान का मर्डर कर देता है। डेसू मिस्टर पार्क को खोजता है। वूजिन से एक हाथ खोने के कारण वह अब सहयोग करता है और वूजिन से उसे सुरक्षित रखने के लिए डेसू की पुरानी जेल सुविधा में मीडो को रखने के लिए सहमत होता है। डेसू एक अन्य कॉलीग को ढूंढता है और उसके साथ वूजिन और उसकी बहन के बारे में चर्चा करता है। जाहिर है उस समय बहन के यौन जीवन और उसके गर्भवती होने की संभावना के बारे में अफवाहें बढ़ रही थीं। ये अफवाहें जूहवान द्वारा फैलाई गई थीं, लेकिन ऐसा लगता है कि डेसू खुद ही इसका सोर्स था। फिर उसे अचानक याद आता है, एक दिन स्कूल में डेसू ने अनजाने में वूजिन और उसकी बहन सुआ को इरोटिक एक्ट में संलग्न होते हुए देख लिया था। उस समय यह न जानते हुए कि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं और जो सीन वह देख रहा था वह अनाचार या इंसेस्ट का एक उदाहरण था। डेसू सियोल के एक स्कूल में ट्रांसफर होने से ठीक पहले अपने एक दोस्त को जो भी कुछ देखा था बता दिया। आखिरकार अफवाह ने अपना जीवन शुरू कर दिया और सुआ ने 5 जुलाई को खुद को एक ब्रिज से गिरकर आत्महत्या कर लेती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। डेसू को आखिरकार पहले सुराग का हल समझ में आ गया। रेत का एक दाना और एक चट्टान दोनों एक ही गति से पानी में डूबते हैं। इसका मतलब है कि एक कैजुअल कमेंट और एक स्पष्ट आरोप दोनों ही एक व्यक्ति के लिए एक ही विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए वूजिन अपनी बहन की मौत के लिए डेसू को जिम्मेदार ठहराता है। डेसू को आखिरकार पता चल जाता है कि वूजिन कहाँ रहता है और वह उससे सारी जानकारी लेकर भिड़ जाता है। वह वूजिन पर
हिप्नोटाइज का उपयोग करके मिटाई गई यादों का आरोप लगाता है। लेकिन वू जिन दावा करता है कि उसने डेसू की यादों के साथ छेड़छाड़ नहीं की है। डेसू बस इसे भूल गया था क्योंकि उसे लगा कि यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि उसकी जबान की छोटी सी फिसलन इस कदर बाहर आ गई और अफवाह फैल गई कि सुआ गर्भवती हो गई है। ये कभी क्लियर नहीं हुआ कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ था, लेकिन इस पर विश्वास करने और सार्वजनिक अपमान के डर से उसने खुद को मार डाला। हालांकि डेसू का कहना यह था कि वू जिन ने अपनी बहन को मार डाला उसके बच्चे के पिता बनने के डर से, और इसी अपराध बोध से निपटने के लिए दोष को डेसू पर डालने की कोशिश की। वू जिन के पास ब्रिज पर सुआ की एक फोटोग्राफ है जो उसकी मृत्यु के दिन 5 जुलाई की है। उसने तस्वीर ली, इसीलिए वह उसकी आत्महत्या के समय मौजूद था। लेकिन वू जिन इन आरोपों को और भी ज्यादा विनाशकारी रहस्योद्घाटन के साथ इग्नोर कर देता है। वह डेसू को एक फोटो एल्बम देता है जिसकी पहली तस्वीर में उसका, उसकी पत्नी और उसकी बेटी का फैमिली पिक्चर्स है। एल्बम में बाकी पिक्चर्स उसकी बेटी की बड़ी होती हुई हैं। पूरा एल्बम देखने के बाद डेसू के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है क्योंकि मीडो कोई और नहीं, उसकी अपनी बेटी ही है। तब एक गहरी साजिश का पता चलता है कि जब मीडो की एज 3 साल की थी तभी से उसकी गुप्त रूप से देखभाल करने लगता है। जब डेसू 15 साल के बाद जेल से बाहर आता है तब उसकी एज 18 साल की हो जाती है ताकि वो उसको आगे के लिए स्वतंत्र रूप से डेसू के साथ इंसेस्ट एक्ट करने के लिए प्रेरित किया जा सके। ये दोनों के जीवन में सावधानी से हेरफेर करता है। डेसू गुस्से में आ जाता है। घातक रूप से घायल होने के बावजूद मिस्टर हान उसे तब तक काबू में रखता है जब तक वू जिन उसे गोली मारकर मार नहीं देता। डेसू को तब पता चलता है कि मिस्टर पार्क अभी भी वू जिन के लिए काम कर रहा है। उसे अपना हाथ काटने के बदले जेल का मैनेजर बना दिया गया है। मिस्टर पार्क मीडो के साथ है और उसे वू जिन के आदेश पर उसे एक ऐसा ही एल्बम देने का ऑर्डर देता है। डेसू डर जाता है और वू जिन से ऐसा न होने देने की विनती करता है। फिर वह अपने हाथों और घुटनों पर बैठ जाता है और कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देता है। अंततः अपनी जीभ काटने तक पहुंच जाता है ताकि वह फिर कभी ज्यादा बात ना कर सके। इस सीन के दौरान वू जिन अपने मुंह पर रूमाल रखता है और ऐसा लगता है कि वह रो रहा है, लेकिन फिर यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि वह आत्मसंतुष्टि के साथ हंस रहा है और इसे छिपाने की कोशिश कर रहा है ताकि वह डेसू को खुद को प्रताड़ित करते हुए देख सके। अपने प्रतिशोध की प्यास के साथ जो उसके जीने का एकमात्र कारण था, अंततः समाप्त हो गया। वू जिन मीडो को यह जानने नहीं देता है और खुद को और डेसू को एक ही गोली से मारने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि वह अपना मन बदल लेता है और डेसू को अपने पेसमेकर का रिमोट स्विच दे देता है। डेसू तुरंत उसे पकड़ लेता है और इस्तेमाल करता है, लेकिन इससे वू जिन की मौत नहीं होती बल्कि टेप रिकॉर्डर चालू हो जाता है। वू जिन पेंटहाउस से लिफ्ट में निकल जाता है और डेसू को अपनी बेटी के साथ उसके अनाचारपूर्ण प्रेम संबंध की टेप रिकॉर्डिंग से परेशान होने के लिए अकेला छोड़ देता है। एक सीन में वू जिन उसे खुद को मरने से बचाने की कोशिश कर रहा है और वह कहती है कि उसे हमेशा से पता था कि वू जिन डरता है, लेकिन उसे किसी बात का पछतावा नहीं है और वह उससे उसे छोड़ देने के लिए कहती है। वह शांत दिखती है और अंततः वह अपनी पकड़ छोड़ देता है। लिफ्ट में वापस वू जिन को एहसास होता है कि डेसू से बदला लेने के बाद भी उसका दर्द कम नहीं हो रहा है। कैमरा उसके खुले हाथ पर केंद्रित है जो धीरे धीरे बंद हो जाता है और लिफ्ट में अपने सिर में गोली मार लेता है। एक दूसरे सीन में डेसू जाग जाता है और वह बेहोशी की हालत में ठंडी जमीन पर पड़ा रहता है। वह लड़खड़ाता है और अंत में कुछ हिचकिचाहट के साथ वह मीडो से मिलता है और वे गले मिलते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट स्पोकन मीडो डेसू से कहती है कि वह उससे प्यार करती है और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान दिखाई देती है जो धीरे धीरे एक पीड़ादायक चेहरे में बदल जाती है।